अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, बेस बता दिया गया है आपका, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। लेकिन हमको पढ़ना है कॉमन एमिटर। यही बेस जो है आपके सिलेबस में है या जनरली इसी को पढ़ाया जाता है, हो सकता है यही सबसे अच्छा होगा। तो चलो हम कॉमन एमिटर बेस में जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बेस जिसको कॉमन रखना है उसको नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, तो पहले ऐसे सर्कल बना लिए। ठीक है, हमको किसको कॉमन रखना है? एमीटर को। ठीक, एमीटर को कॉमन रखना है, यानी बेस आपका इधर आ जाएगा, एमीटर आपका इधर आ जाएगा, ये कलेक्टर आपका उधर चला जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। चूँकि पी एन पी, हम पहले पी एन पी दोनों का एक साथ बना लेंगे, पहले पी एन पी का बनाते हैं। तो पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए एरो का साइन आपका अंदर की ओर रहेगा, तो ये एरो का साइन बना लिया। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले ट्रांजिस्टर आपका तैयार होगा। तीनों तरफ ऐसे 3 पैर निकाल देंगे इसको जोड़ने के लिए। अब ये कॉमन ले लिए हम लोग, इसको कॉमन लेके क्या कर दिया जाता है? भूमिगत कर दिया जाता है, यानी क्या बोलते हैं, अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। जितना अतिरिक्त वो रहेगा वो नीचे चला जाएगा, इस टाइप का रहता है। भूमिगत नहीं, यानी बेस और इसके दोनों के बीच इसको कॉमन किया गया है। इसका मतलब ऐसा रहेगा कि इसको बेस और कलेक्टर के बीच इसको कॉमन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, उभयनिष्ठ कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे अब आगे देखो। अब हमको इसकी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि जब समझ रहे थे, है ना, तो उसमें देखिए क्या कि ये जो संग्राहक जो उत्सर्जक वाला हिस्सा है, ई को किस में रखना है? फॉरवर्ड बेस में। फॉरवर्ड बेस में रखना है। ये आपका पी है, पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ये आपका पी है, ये एन है, ये आपका पी है। ये पी है, इसलिए आपको इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ना है। तो अब सीधा यहाँ पे एक तो धन सिरा से बना देना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। केवल एक चीज़ को, अब यहाँ पे से 3 चीज़ें हैं, पी एन डायोड में 2 रहता था, इसलिए धन ऋण करके फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस बना लेते थे। यहाँ पे भी अब इसको पी एन डायोड लेके चलो, ये 2 पी एन डायोड हुआ, ये पी एन डायोड, ऐसा लेके चलो। ठीक, तो ये हो गया हमारा धन बन गया। अब इस तरह से ऐसे आपका ऋण, ऋण को लाके जोड़ देना है हमको, किससे? ये एन से। ठीक है, अब यहाँ पे धारा बहेगी भाई, तो धारा बहने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ एमीटर्स लगा देंगे, तब हमारा परिपथ कंप्लीट होता है ना, ऐसे खाली नहीं छोड़ते। साथ में आप ऐसे एमीटर्स लगा देते हो, ऐसे इसको लाके इससे जोड़ दिए। ठीक, ये आपका ऋण हो गया, इधर आपका धन हो गया। अब देखो ये एक वोल्टेज, एक सोर्स लगाए हो आप, है ना, लेकिन अब इसको खाली भी मत नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा बी है। तो अब इसको हम किसके किसके बीच लगाए हैं भाई? तो बेस और एमीटर के बीच लगाए हैं, इसलिए इस वोल्टेज जो लगाए हैं उसका नाम रख दो बी ई, बेस और एमीटर, वी बी ई। ठीक, चलो इतना काम हमारा इधर ख़त्म हो गया। बेस से ना, बेस बहुत पतला होता है, तो इससे बहुत अधिक तो धारा बहने का चांस है नहीं, तो इससे धारा जो बहेगी ना बहुत कम बहती है, इसलिए यहाँ पे हम माइक्रो एमीटर लगा देंगे। ठीक, ये आपका इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, संग्राहक को किस में रखना रहता है? हमको रखना रहता है संग्राहक साइड को पश्च अभिनीति में। यहाँ पे भी धारा बहेगी, इसलिए यहाँ पे भी कुछ एमीटर्स लगाते चलें, और इसको आपको पश्च अभिनीति में रखना है। यानी अब देखो पी एन पी पश्च अभिनीति, यानी पी को आपको किससे जोड़ देना है? ऋण से। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पी को सीधा यहाँ पर लाके यहाँ से ऐसे ऋण वाले सिरे से जोड़ दो। ऋण सिरे के जोड़ने के बाद ऐसा इसको अच्छे से और बना लिए। तो ये हो गया ऋण, ये हो गया धन, इधर कुछ नहीं है, इधर सर्किट को लाके जोड़ दो तार को। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लगाया है उस वोल्टेज का अब यहाँ पे नाम दे दो भाई, किसके किसके बीच है? तो सी और ई के बीच है, तो अब इसका नाम हो जाएगा सी ई। ठीक है, बी ई सी। ई को देखना लास्ट में लिखे हैं, ये भी एक तरीका है याद रखना। ई बेस कॉमन है ना, ई को कॉमन रखा है, इसलिए ई को लास्ट में रखा है, बी ई सी ई। ठीक, यहाँ पे जो धारा बहेगी, अब देखो यहाँ पे अभी एरो साइन नहीं डालेंगे ना, किधर बहेगी इसको हम जब कार्यविधि समझेंगे तब डाल लेंगे। लेकिन बेस से जो धारा बहेगी उसका नाम रखेंगे आई बी। ठीक है, बीच बीच में ये ब्लर हो जा रहा है ना ये वीडियो,
और कलेक्टर से जो धारा बहेगी, है ना, संग्राहक से जो धारा बहेगी उसका नाम रखेंगे IC। ये आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है एक तरह का। अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। कार्यविधि कुछ ऐसी है इसका कि अब हम इसकी कार्यविधि जब शुरू करेंगे तो हमारा पहला लाइन ही ऐसा रहेगा कि ये PNP ट्रांजिस्टर है जिसका कॉमन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में यह परिपर जो है बनाया गया है, जहाँ उत्सर्जक को आधार और संग्राहक दोनों के सापेक्ष कैसा रखा गया है, धनात्मक विभव में रखा गया है उत्सर्जक को, और संग्राहक को ऋणात्मक विभव में रखा गया है। या हम ऐसा बोलेंगे कि उत्सर्जक को फॉरवर्ड बेस में और संग्राहक को रिवर्स पश्च अभिनीति में जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस उत्सर्जक में होल हैं। ये उत्सर्जक के होल जो हैं वो बैटरी के धन ध्रुव से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ये P है, P में होल रहता है हम जान रहे हैं, और ये धन है, तो धन धन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और ये जो होल है वो प्रतिकर्षित होकर किधर चलना शुरू कर देते हैं, बेस की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बेस को क्या है, बहुत पतला बनाया गया है। बेस को क्या बनाया गया है, बहुत पतला। तो ई क्षेत्र से चलने वाले जो होल हैं वो बी क्षेत्र यानी आधार के बहुत पतला होने के कारण बहुत कम ही होल जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर पाते हैं, संयोग कर पाते हैं। अब बाकी जो बचे हुए होल जो है वो किधर चले जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र की ओर। अर्थात यहाँ से आने वाले होल, उत्सर्जक से आने वाले होल का केवल 2 से 5% होल ही आधार क्षेत्र में क्या करेंगे, संयोग कर पाएंगे, और बाकी पूरे के पूरे जो है वो 98 से 99% तक के, 95% तक के जो होल हैं वो किधर चले जाएंगे, संग्राहक में चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही होल संग्राहक में जाएंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना ना, यहाँ पे जैसे ही होल जो है संग्राहक में जाएंगे तो संग्राहक के इलेक्ट्रॉन किससे संयोग करेंगे, होल से संयोग करेंगे। संग्राहक के जो इलेक्ट्रॉन है, संग्राहक यहाँ पे होल पहुँचा, अब यहाँ से ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो होल से क्या करेगा, संयोग करेगा। ठीक, और उसी समय उत्सर्जक क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध जो है वो टूट जाता है। ठीक है, एक सहसंयोजक बंध जैसे ही टूटेगा, हम जान रहे हैं सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लस एक होल, दोनों उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे ये होल उत्पन्न हुआ, ये होल पुनः किधर चलने लगेगा, बेस से होते हुए संग्राहक की ओर चलना शुरू कर देगा। ठीक, इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। एक बार फिर समझना, उत्सर्जक क्षेत्र का जो होल है वो इसके धन ध्रुव से VBE के धन सिरे से, इसका बैटरी VBE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर बेस की ओर चलना शुरू करते हैं। बेस जो है अत्यंत पतला है, इसलिए केवल 2 से 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाएंगे, बाकी पूरे होल कहाँ चले गए, संग्राहक में। अब ये संग्राहक में जैसे ही ये होल पहुँचते हैं, जब अंतिम सिरे तक पहुँचते हैं, तो उसी समय क्या होगा, ये जो VCE बैटरी, ये बैटरी VCE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किससे, होल से संयोग कर लेगा। ठीक, ये होल से मिल जाएगा। अब उसी समय ये बैटरी क्षेत्र में, ये उत्सर्जक क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध जो है वो क्या होता है, टूट जाता है, और सहसंयोजक बंध के टूटने से होल उत्पन्न होगा, और ये होल पुनः जो है वो बेस से होते हुए संग्राहक क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देते हैं, और आगे यही प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ठीक, तो इसी कार्यविधि पर PNP ट्रांजिस्टर जो है आपका कार्य करता है। अब धारा की दिशा जो है आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन से होल ही गति कर रहा है, होल आगे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे IC की जो दिशा है वो ऐसी रहेगी, IC की दिशा। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, IB की दिशा N, ये IB की दिशा। ठीक,
अब हम यहाँ पे कोई भी एक संधि क्षेत्र ले लेते हैं, चाहे ई पॉइंट ले लो, चाहे बी पॉइंट ले लो, चाहे सी पॉइंट ले लो, कोई भी एक संधि बिंदु ले लेते हैं। वहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। यहाँ पे हम किरचॉफ का क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। ठीक, तो किरचॉफ का नियम लगाने के पहले एक चीज़ जो हमको पूरे इस प्रक्रिया में समझ में आई क्या, कि पी एन पी संधि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, इसके अंदर क्या चला, होल, ई क्षेत्र से होल निकला, सी क्षेत्र तक होल पहुंचा, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा किसके रूप में बह रही है, होल के रूप में, और बाह्य परिपथ में किसके रूप में बह रही है, इलेक्ट्रॉन में। तो ट्रांजिस्टर के अंदर होल के रूप में धारा का प्रवाह होता है, या होल के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह। और परिपथ के बाहर, बाह्य परिपथ में, परिपथ के बाहर या बाह्य परिपथ जो भी बोलें, बाह्य परिपथ में किसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होती है। ठीक, अब कोई भी एक संधि बिंदु ले लो, चाहे ई लो, बी लो या सी लो, कोई भी एक संधि बिंदु लेंगे, यहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का जो पहला नियम था, हम जान रहे हैं कि संधि स्तर पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, तो उस नियम को हम यहाँ पे लगाते हैं, सी पे लगाते हैं। मान लो यहाँ पे आई ई धारा प्रवाहित हो रही, जिसकी दिशा ऐसी रहेगी, तो बिंदु ई पे लगाएंगे हम, देखना है ना। अब आई जो है वो संधि की से मिल रहा है, ई बिंदु की ओर जा रहा है, इसलिए आई को हम ले लिए पॉजिटिव। उसके बाद धारा देखो, आई भी जो है संधि की ओर आ रहा है, क्या ना, संधि से दूर जा रहा है, इसलिए आई बी के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली आई सी देखो, क्या वो संधि की ओर जा रहा है कि संधि से दूर जा रहा है, संधि से दूर जा रहा है, इसलिए वो भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आई ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई बी धन आई सी, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। एमीटर जो, एमीटर में बहने वाली धारा जो है वो संग्राहक में बहने वाली धारा और बेस में बहने वाली धारा दोनों के योग के बराबर होता है। ये इसकी कार्यविधि है। ठीक, ऐसा ही अपोजिट एन उसमें रहेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, वहाँ पे भी वही होगा, है ना, लेकिन इससे थोड़ा अपोजिट रहेगा। क्या अपोजिट रहेगा, चलो बना लेते हैं डायग्राम, या उसको तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे उत्सर्जक क्षेत्र में क्या रहेगा, उत्सर्जक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन इधर के ऋण आवेश से प्रतिकर्षित होगा और किधर चलना शुरू कर देगा, आधार की ओर। ठीक है, और आधार की ओर जाते जाते फिर आखिरी यहाँ संग्राहक में पहुँचेगा। सेम वैसी जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी होगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा बच्चों, और इसके बाद हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे।